फंडामेंटल राइट द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो पहले देखते हैं मीनिंग। सो फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट बेसिक असेंशियल्स हैं ह्यूमन राइट्स के। सो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या हैं? फंडामेंटल राइट किसी भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसके सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनसे उनकी इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जा सके उन रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ के बेसिस पे जो किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसके सिटीज़न को या किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनसे उनकी इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जा सके और वो अपनी लाइफ को डिग्निफाइड वे में जी सके। सो ये हो गया मीनिंग फंडामेंटल राइट का। और फंडामेंटल राइट बहुत टाइप के होते हैं, अभी हम जैसे आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट टू वोट, राइट टू असेंबल एंड राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, very important right this one is, and right to information is also a very important right, and freedom to press। सो अभी हम देखेंगे इन सब चीज़ों को वन बाय वन। सो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में कंटेन है? सो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कंटेन है। और फंडामेंटल राइट से आर्टिकल डील करता है आर्टिकल 12 से 35 तक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में डील करते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। सो फंडामेंटल राइट किससे इंस्पायर्ड है? फंडामेंटल राइट जो बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए से इंस्पायर्ड हैं और इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इनका पर्पस होता है प्रोटेक्ट करना किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन की लिबर्टी, फ्रीडम को, लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस के कंसेप्ट को आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन से। आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उसके किसी ऑफिसर के द्वारा लिए जाते हैं जिससे किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, इन सभी चीज़ों पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और उस पर्सन को इन सब चीज़ों से डिप्राइव कर दिया जाए। सो आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन वो होता है। सो अब देखते हैं आर्टिकल्स वन बाय वन। सो सबसे पहले आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि आखिर में स्टेट है कौन। स्टेट का डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आगे वाले जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर स्टेट वर्ड का यूज़ होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आर्टिकल 12 के अंदर कि आखिर में स्टेट है कौन। स्टेट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, government and legislature of the each state and shall local authority within the territory of India। मीन्स इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो किसी भी स्टेट का, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी हो जो गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, वो सभी हमारी स्टेट कहलाएंगी। सो ये हो गया डेफिनेशन स्टेट का। अब आते हैं आर्टिकल 13 के ऊपर। सो आर्टिकल 13 कहता है कि जितने भी लॉज हैं, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर, मीन्स यहाँ पे देखो पहले आता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेज। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन कब हमारा एस्टैब्लिश हुआ? 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद वो इन्फोर्समेंट हुआ है उसका कब? 26 जनवरी 1915 को। तो जो हमारे इससे पहले, मीन्स इन दो डेट से पहले वाले जितने भी हमारे रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज थे, और इन दोनों पर्टिकुलर डेट के बाद जितने भी हमारे रूल्स, रेगुलेशन और लॉ हैं, अगर कोई इसके बाद क्रिएट हो रहे हैं या इन दोनों डेट से पहले क्रिएट हो चुके हैं, तो वो सभी क्या, अगर वो जो भी लॉज इन डेट से पहले और इसके बाद जितने भी लॉ क्रिएट हो रहे हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म पहुंचा रहे हैं, मीन्स एक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स पर उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है जिससे वो पर्सन या इंडिविजुअल उन फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, इक्वालिटी को, लिबर्टी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, तो ये सभी राइट्स नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे इस आर्टिकल 13 के अंदर। ये कहा गया है। सो नल एंड वॉइड का मतलब है कि इन लॉज की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, इनको कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा अगर ये लॉज किसी भी पर्सन की डिग्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच या किसी भी फंडामेंटल राइट का फर्दर वायलेशन करेंगे तो इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
और स्टेट कैन नॉट क्रिएट एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स सच लॉज आर वॉइड। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में जितने भी लॉज बने हैं या हैं पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी इशू क्रिएट कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सभी राइट्स हमारे क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड, मीन्स उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स से। तो बेसिकली हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो यहाँ गिवन है। पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी डील करता है आर्टिकल 14 to 18 में, और राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 90 to 22। ये ब्रैकेट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपली इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू इक्वालिटी के दे देते हैं, राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल्स का ब्रैकेट दे देते हैं, तो आपको चूज करना होता है एक ऑप्शन। सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, and right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational right article 29 to 30, and right to constitutional remedy article 32। ओके, सो ये क्या है, ये हमारे बेसिकली 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया फंडामेंटल राइट्स को। उनके अंदर फर्दर आर्टिकल्स आते हैं, जैसे इक्वालिटी के अंदर आगे 14 से 18 तक। सो अभी हम इन सब चीज़ों को 1 by 1 देखेंगे। एक चीज़ याद रखो, जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उसके थ्रू इसको हटा दिया गया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। ओके, सो सबसे पहले आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का ब्रैकेट है हमारा आर्टिकल 14 to 18। सो फर्स्ट 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी हम इन सभी चीज़ों को भी डिटेल में देखेंगे। एंड आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक्स। सो सबसे पहले आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14। सो आर्टिकल 14 में आता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अभी देखते हैं। जो राइट टू इक्वालिटी है हमारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है एक इसमें, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है जो कि ब्रिटिश कंसेप्ट है, और ये A.B. डाइसी ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। और इसके अंदर है नो वन इज अबव द लॉ, मीन्स सबके लिए इक्वल लॉ है। ये मैटर नहीं करता उसका जेंडर, कास्ट, क्लास, फाइनेंशियल पोजीशन उस पर्सन की क्या है, सबके लिए इक्वल लॉज हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, और ये अमेरिकन कंसेप्ट है, और इसके अंदर है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। मीन्स अगर कोई एक सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी लॉ बनाया है, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में जो पुअर हैं, रिच हैं, या किसी भी तरीके से डिसेबल पर्सन हैं, जो इन दोनों, इस एक पर्सन से अगर दूसरा पर्सन किसी भी वे में डिफरेंट है, तो उस जो भी हमने लॉ बनाया है उसका इम्पैक्ट उन तीनों पर्सन पे इक्वली पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई पर्सन डिसेबल है या कोई फाइनेंशियली भी उतना स्टेबल नहीं है किसी और पर्सन के कंपैरिजन में, तो जो लॉ है, जो लॉ हम बना रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हम सेट कर रहे हैं, वो इन तीनों पर, मतलब जितने भी हमारी सोसाइटी के पार्ट हैं उन पर इक्वली इम्पैक्ट डालें, ना कि डिफरेंटली। तो इस चीज़ों को अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। और अगर आप इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल के ऊपर एक वीडियो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्सेस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बस एक ही एग्जांपल दूंगी। जैसे कि ये रिच पर्सन है और ये इसने कोई रूल ब्रेक करा या स्पीडी कार चलाई इसने, तो इसके लिए भी सेम ही रूल होगा जो किसी दूसरे पर्सन के लिए होता अगर वो रिच ना होता। मीन्स सबके लिए इक्वल लॉ की बात करता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात ये है कि सभी सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार है। लेकिन अगर मान लो ये जो रैम्पेड है, अगर ये नहीं होता तो ये पर्सन जो डिसेबल है ये वोट डालने के लिए अंदर जा ही नहीं पाता। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके लिए ये रैम्प प्रोवाइड कराया ताकि ये
वोट डालने जा सके, अपने राइट का यूज़ कर सके। तो ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मीन्स डिफरेंट होने के बाद भी, 2% डिफरेंट होने के बाद भी जो लॉज हैं, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनका इम्पैक्ट इन दोनों पर इक्वली आए। मीन्स इन लोगों को वोट डालने का अधिकार है, तो इसका वोट डालने का अधिकार को किसी भी तरीके से नहीं छीना जाए, क्योंकि ये डिसेबल है। अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे वो वीडियो चेक कर सकते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो इसके अंदर भी हमारे सब क्लॉज आएंगे, सो जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। सो सबसे पहले आता है आर्टिकल 15 एंड सब क्लॉज 1। 15(1) के अंदर आता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स स्टेट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता सिटीजन्स के अमंग इन बेसिस पे, जो कि है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। इन चीज़ों को भी याद रखना, सब क्लॉज को, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ ले जाते हैं। और अब आता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, जो कि बात करता है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन वेदर विद रिगार्ड्स टू। मीन्स किसी भी पर्सन को, अगर वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है, उसका रिलेशन कुछ और है, इस तरीके से अगर कोई भी उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना किया जाए स्टेट के द्वारा। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टेट के बीच। और 15 सब क्लोज 2 में है नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी और लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है और यहाँ पे बात कर रहा है रिस्ट्रिक्शन की, डिसेबिलिटी की, लायबिलिटी की, और कंडीशंस दी गई हैं इसके अंदर कि जैसे कि एक्सेस टू शॉप्स एंड पब्लिक रेस्टोरेंट। मीन्स अगर कोई पर्सन पुअर है या कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, लाइक डिफरेंट कास्ट से हो गए, तो उनको किसी भी होटल में, पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी रेस्टोरेंट में और एंटरटेनमेंट हॉल में जाने से मना नहीं किया जा सकता कि तुम एक्सेट्रा कास्ट को बिलोंग करते हो तो तुम यहाँ नहीं आ सकते। इस चीज़ की गारंटी देता है। और जो बी है 15(2) का बी, द रूल द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स और प्लेसेस आएगा गाइस यहाँ पे, ये थोड़ा टाइपिंग एरर। प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। कितनी मिस्टेक हो गई। सो जो बाथिंग घाट्स हैं, पानी के टैंक्स हैं, या जितने भी कुएं हैं, ये सब उनके बीच अगर कोई पर्सन है, उनके बीच मतलब कोई भी पर्सन इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें स्टेट के फंड के थ्रू मेंटेन की जा रही हैं। तो इस चीज़ को भी चेक करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सभी जगहों पर, जैसे कि कुएं हो गए, पहले ज़माने में किया जाता था कास्ट के बेस पर कि जैसे कि तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते, तुम लोअर कास्ट के हो, तुम अपर कास्ट के हो, हाँ ये तुम्हारे लिए वगैरह वगैरह करके। तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है जो स्टेट के फंड के थ्रू मेंटेन की जा रही है, उन जगहों पर जो कि स्टेट के फंड के थ्रू मेंटेन की जा रही है, उन जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता जनरल पब्लिक के बीच। ये बात कर रहा है आर्टिकल 15(2) सब क्लॉज बी। ठीक है, अब आते हैं 3 पर इसका। सो 3 है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेमेन एंड चिल्ड्रन। मीन्स विमेन एंड चिल्ड्रन को स्पेशल राइट्स और स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल 15 और 3 के अंदर। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि विमेंस और चिल्ड्रंस के लिए बसेस में, मेट्रोज में सीट्स रिजर्व होती हैं, चिल्ड्रन के लिए नहीं होती, विमेन के लिए होती हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए होती हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो है वो स्टेट को पावर देता है कि वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। और आर्टिकल 15(4) कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लोज 2 ऑफ द आर्टिकल 29, जिसको हम अभी आगे देखेंगे, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और दी शेड्यूल कास्ट। मीन्स जो शेड्यूल कास्ट हैं या EWS हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, और शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, इनके लिए अगर कोई स्टेट स्पेशल लॉ बना रही है, स्पेशल रूल और रेगुलेशन बना रही है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है
बैकवर्ड हैं अभी के लिए, क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि और किसी कास्ट या क्लास की होगी। ये लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को प्रोवाइड करानी हेल्प। सो ये है आर्टिकल 15 की स्टेट को पावर है कि वो इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, जिसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, और देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन द मैटर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट टू दी एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मीन्स जितने भी जैसे स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या इस टाइप के जो गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी में सभी को पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट होगा। और 2 है इसका 16(2), नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर द और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मीन्स कि लोगों को उनके कास्ट, क्लास, जेंडर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि तुम इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर या पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इसका ही 16 का 3 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ डिस्क्राइबिंग इन regard to a class or classes of employment or appointment to office under the government or any local authority within a state or union territory, any requirement as to residence within the state or any union territory prior to such employment or appointment। मीन्स ये जो आर्टिकल है ये पावर दे रहा है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए, जिससे कि वो जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉइंटमेंट होती हैं डिफरेंट रीजन्स में, जैसे लोकल हो गया, वहाँ पर किस टाइप में एम्प्लॉयमेंट की जाएगी उस तरीके का लॉज बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अगर हम इसके 4 की बात करें तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और post in a favor of backward classes. Remember these words: backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। means अगर स्टेट कोई एग्जाम कंडक्ट करा रही है या स्टेट कोई भी एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, तो स्टेट के पास पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करा सकती है उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के लिए, या फिर अगर उस स्टेट के अंदर कोई भी बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए उनको स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है। ये है हो गया हमारा आर्टिकल 16। अब आते हैं हम आर्टिकल, ये आई थिंक स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है, चलो इसको भी देखते हैं। आर्टिकल 16, इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर Clause 4, the following clause shall be inserted through the Constitution 77। इसके आगे भी कुछ क्लॉज हैं, लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है। अगर आगे इतना डेप्थ में करोगे तो भाई तुम लोग एग्जाम तो छोड़ो, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो अनटचेबिलिटी इज का अबॉलिशन करना मीन्स जैसे कि भेदभाव करते हैं लोग, ये अछूत है, ये छूत है वगैरह करके, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ों को अबॉलिश करना, इस प्रैक्टिस को बिल्कुल ही फॉरबिडन कर देना, बैन कर देना है इस आर्टिकल के अंदर। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है टचिंग और अनटचिंग के बेसिस पे, सो इस चीज़ को कम्प्लीटली बैन करना आर्टिकल 17 बात करता है। और अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, और इसको एक तरीके का ऑफेंस माना जाएगा जो कि पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। सो अब आते हैं आर्टिकल 18 के ऊपर। सो आर्टिकल 18 इज़ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स जैसे किसी को लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, सो उन सभी का अबॉलिशन करना। सो इसके अंदर भी 3-4 आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल काफ़ी हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे ताकि हमें आर्टिकल 18 जो है इसकी जो मतलब ब्रीफिंग है वो समझ आ जाए। सो फर्स्ट है यहाँ पे, नो टाइटल नोट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। मीन्स मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़कर कोई भी
टाइटल स्टेट के द्वारा किसी भी पर्सन को नहीं दिया जा सकता। और नो सिटीजन ऑन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, मीन्स कोई भी विदेशी कंट्री के से कोई भी टाइटल एक्वायर नहीं कर सकता और ना ही उसका यूज़ कर सकता है। और नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शेल विल होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ये भी सिमिलर ही है, जैसे कि कोई भी पर्सन है फॉरेन का तो उसका जो टाइटल है इंडिया के अंदर वो प्रेसिडेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उस चीज़ के लिए। और नेक्स्ट है हमारा नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स, मीन्स प्रेसिडेंट के जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा अगर किसी पर्सन को परमिशन दी गई है कि हाँ तुम इस पर्टिकुलर टाइटल का यूज़ कर सकते हो, अगर किसी को फॉरेन से वो टाइटल मिला है तो ही वो उसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा आर्टिकल 18 जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। सो राइट टू फ्रीडम में भी हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारे मेनली आते हैं 4 आर्टिकल्स 19, 20, 21, 22। एंड अगर हम वन बाय वन बात करें तो आर्टिकल 19 है सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिजाइड एंड प्रोफेशन। और आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट इन ऑल दी फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन जो कि इंसर्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है चिल्ड्रन को जो कि 6 to 14 की एज में आते हैं। और आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। सो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 19 के ऊपर। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। सो ऑल सिटीजन हैव राइट टू, इन सभी आर्टिकल्स को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सके तो इनको मीन्स ऐसे क्लॉज वाइज पूरा याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी 19 का 1 सब क्लॉज बी ऐसे पूछ लेता है या फिर ये स्पेसिफिकली पूछेगा कि राइट टू असेंबल पीसफुली किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। सो ऑल सिटीजन हैव राइट टू नंबरिंग इम्पॉर्टेंट है इसकी। द ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको फुल्ली फ्रीडम दी है। फ्रीडम टू राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, मीन्स आप किसी भी आर्म की मीन्स जैसे आर्म्स के बिना ही पीसफुली कहीं पे भी असेंबली बना सकते हो और उस असेंबली की को ज्वाइन कर सकते हो। और फॉर्म एसोसिएशंस है, एसोसिएशंस फॉर्म की जा सकती है और इसके अंदर ही हमारी कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ भी आती हैं कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ इसी के अंदर आती हैं। और टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में घूम सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में, इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट में जाके सेटल हो सकते हो, वहीं पे रह सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 19(1) का F था उसको डिलीट कर दिया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी। और जी है प्रैक्टिस और एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, मीन्स कोई भी पर्सन किसी भी बिजनेस को चला सकता है, किसी भी ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी वो कर सकता है, मीन्स प्रोफेशन की प्रैक्टिस भी वो कर सकता है, किसको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड नहीं होंगी। अब आते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की। ये 19 का सब क्लॉज 1 था और ये 19 का सब क्लॉज 2 है जो बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, जिसमें आती है अगर कुछ आप ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हो, मीन्स ये जो एक सेकेंड गाइस, ये जो जितने भी क्लॉज है ना, जैसे कि स्पीच और एक्सप्रेशन हो गया, मीन्स आप ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो जिससे कि हमारी कंट्री की डिग्निटी, इंटीग्रिटी, सोवर्जिनिटी, डेमोक्रेसी को खतरा आए। और आपकी असेंबली भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो असेंबल हो रहे हो वो उससे इंडिया की सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पर कोई भी इशू क्रिएट हो या उससे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एसोसिएशन की बात हो या आप किसी भी पार्ट में
जाकर रह रहे हो या कहीं भी घूम रहे हो या कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आर्टिकल 19 के अंदर दी गई हमें राइट्स हैं, अगर उसको आपको इस टाइप में यूज़ करना है कि जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट मेंटेन, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी इशू क्रिएट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और ऑर्डर मेंटेन रहे, डिसेंसी और मोरालिटी, वर्जिनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन सभी चीज़ों के ऊपर आप कुछ भी ऐसा मीन्स इन सभी राइट्स का यूज़ करके आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिनसे हमारी पब्लिक इंटरेस्ट को, ऑर्डर को, डिसेंसी, मोरालिटी, सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेमेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन सभी चीज़ों को कोई भी नुकसान हो। ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें आर्टिकल 19 के अंदर सब क्लोज 2 में दी गई हैं। और आर्टिकल 19 के अंदर 2 हिडन राइट्स भी हैं, जो कि है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन को मीन्स इनके अंदर ये आर्टिकल्स अलग से नहीं दी गए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू इंटरनेट, इनको पर्टिकुलर केस के थ्रू इंसर्ट किया गया है या अब इनको मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट माना जाता है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसको राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था 1975 का, जिसके दौरान ये जजमेंट आई थी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19 का ही पार्ट है और उसके अंदर ही एक हिडन राइट है, और राइट टू इंटरनेट भी एक हिडन राइट है आर्टिकल 19 के अंदर ही, जो कि अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ 2022 में। ये इन केसेस की जजमेंट के बेसिस पे इन दोनों राइट्स को, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू इंटरनेट को, फंडामेंटल राइट का ही पार्ट माना जाता है, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर ही गिवन है। अब आते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। सो प्रोटेक्शन इन, अगर आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्ट करने के राइट्स दिए गए हैं। मीन्स क्राइम कमिट कर रहे हो ये नहीं कि आपको अगर कोई डिटेंशन ले रहा है, मीन्स आपके प्रोटेक्शन की बात करी गई है अगर कोई ऑफेंस हो रहा है उसके अंदर। सो यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो यहाँ पे जो है 3 चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 20 के अंदर, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। सो फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्टो फैक्ट। एक्स पोस्टो फैक्ट का मतलब अभी हम देखेंगे, जैसे कि an individual can only be convicted for violating a law that was in force at the time of the act। और मीन्स अगर मैं आपको इसका सिंपल मीनिंग बताऊं कि एक्स पोस्टो फैक्टो लॉज क्या है, कि अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है, लेकिन मान लो आपने आज कोई क्राइम कमिट किया है और उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए आज की डेट में जो भी लॉज हैं आपको पनिश करने के लिए, सिर्फ उन्हीं लॉज का यूज़ किया जाएगा आपको पनिशमेंट देने के लिए। लेकिन मान लो अगर आपने आज कोई क्राइम कमिट किया और आपका केस चलता गया आने वाले 2 साल तक, तो आने वाले 2 साल के बाद अगर कोई नया लॉ बन चुका है जिसमें इस पर्टिकुलर लॉ में जो पनिशमेंट है उससे ज़्यादा या कम पनिशमेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इस जो नेक्स्ट अभी नया बना है लॉ उसके बेसिस पे आपको पनिश किया जाएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट था ना जब आपने क्राइम कमिट किया था, सिर्फ उसी लॉ के अंडर आपको पनिशमेंट मिलेगी, ना कि उस लॉ के अंदर जो अभी बना है। ये हमारा 20 का सब क्लॉज 1 बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मीन्स जब आप जो भी कोई क्राइम कमिट कर रहे हो उस टाइम के अंदर, उस टाइम फ्रेम पर, उस पर्टिकुलर डेट पर जो भी हमारा लॉ था ना, सिर्फ हम वही लॉ को फॉलो करेंगे आपको पनिश करने के लिए। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई लॉ बनता है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, या कोई प्रीवियसली लॉ एग्जिस्ट करता था अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, न्यू लॉ बन चुका है और अब आपने कोई क्राइम कमिट किया है, तो आपको उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो लॉ हमारा रनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ उसी के बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिलेगी, ना कि उससे प्रीवियस वाले पर और ना ही उससे जो भी अपकमिंग होगा उस पर। और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20 का सब क्लोज 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का अगर मैं सिंपलेस्ट मीनिंग बताऊं इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, तो यहाँ पे ये है कि आपने कोई क्राइम कमिट किया या किसी ने भी कोई भी क्राइम कमिट किया तो उसको एक ही क्राइम के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक ही बार उसको पनिशमेंट देंगे। जैसे कोई रॉबरी करता है तो उसको उस रॉबरी के लिए एक बार ही पनिशमेंट मिलेगा, दोबारा उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। एक ही ऑफेंस के लिए अगेन एंड अगेन किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन
के अंदर आएगा हमारा, मीन्स आपको आपके ही खिलाफ गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है या किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है और पुलिस उस पर जोर जबरदस्ती करके उससे बयान ले लेती है, तो उस पर्टिकुलर बयान को उस पर्सन के अगेंस्ट वो यूज़ नहीं कर सकते, या उसको माना नहीं जाएगा कि आपने खुद ही अपने खिलाफ बयान दे दिया। नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे अपने क्या है, आपको थंब इम्प्रेशन दे सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आने वाले टाइम में जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। अगर वो लिया जाता है तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आएगा। थंब इम्प्रेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन जो आपका बयान होगा उसको आपके ही अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। सो राइट टू रिमेन साइलेंट, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपाइल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। मीन्स अपने ही खिलाफ कोई भी विटनेस नहीं हो सकता। अब आते हैं आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। सो इसके अंदर है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इट सर्व एज अ वाइटल सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। मीन्स कोई भी पर्सन है उसकी पर्सनल लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना इस आर्टिकल के अंदर आता है। लेकिन स्टेट कुछ लॉज बना सकती है जिससे कि इन सभी राइट्स पे थोड़ा सा रोक लगाई जा सके, ये भी पावर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि अगर लॉ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है गिवन स्पेसिफिकली, तो किसी भी पर्सन की राइट जो है पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का, उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन है, क्या है इसमें कि वो पर्टिकुलर लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं है। अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये बोथ इंडियन सिटीजन और नॉन सिटीजन के ऊपर भी लागू होता है। और प्रोटेक्शन की बात करें तो एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। मीन्स अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने आपकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का जो है मिसयूज़ किया है, या आपकी जो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो आप स्टेट उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। ये केवल जो स्टेट जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइन है उसके खिलाफ है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। अगर इसके एमरजेंसी स्टेटस की बात करें तो अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन दो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में इस पर्टिकुलर राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसके कुछ लैंडमार्क केसेस हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये मीन्स अगर आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या पूछेगा मोस्टली ये पूछ लेता है कि ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो केस है वो कौन से आर्टिकल से डील करता है या फिर किस ईयर में हुआ है। सो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो है वो 1950 में हुआ है, जो कि आर्टिकल 21 से डील करता है। सो इनिशियली द सुप्रीम कोर्ट टेक अ नैरो व्यू स्टेटिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ only meant the procedure laid down by the state made statute। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का केस हुआ था 1978 में, जिसमें अपनी ही जजमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड आउट कर दिया था गोपालनाथ केस में जो उन्होंने दी थी, कि द कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप drastically, ruling that the legal procedure must be just, fair and reasonable, incorporating essential elements of the American due process। It established that the Article 14, 19, 21 are इंटरकनेक्टेड गोल्डन ट्रायंगल भी इनको बोला गया है। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मीन्स ये तीनों जो राइट हैं वो एक तरीके से गोल्डन ट्रायंगल हैं। सो ये हो गए हमारे कुछ लैंडमार्क केसेस। अगर आप इन केसेस को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या फिर जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का केस हुआ था 1978 में, आप ये याद कर रखिए, जो कि डील करता है हमारा आर्टिकल 21 से। बस इतना। और A.K. गोपालन वर्सेस 1950 का हुआ था आर्टिकल 21 का ही।
अब आते हैं आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. सो लेट मी चेक वन थिंग गाइस, प्लीज़ वेट अ सेकेंड. कितने अभी हमारे, हम हैं 22 पर, और अभी हमारे बचते कितने हैं. So guys, this is part 1 and I will be covering the next 10 articles in the coming video. So thank you guys, thanks for watching, and please don't forget to check out the second part of this topic.